नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मेरे साथ हैं सीनियर पत्रकार राजू भाई। राजू जी नमस्कार। नमस्कार। पिछले 3-4 दिनों में राजू भाई कुछ ऐसी ऐसी खबरें आई हैं, अलग अलग तरह की खबरें आई हैं जो चिंता में डालने वाली भी हैं और अगर एक लेखक एक पत्रकार की तरह देखें तो बेहद इंटरेस्टिंग भी हैं। ईरान से एक बयान आया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। नेचुरल है कि तुरंत ही हमारी सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया कि ये बेकार की बात है वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखिए, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये बातें हमारे यहाँ होती हैं, जबकि हम अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। ईरान हमसे कह रहा है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जबकि वहां पर उनकी सत्ता का जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं जो नहीं पहनना चाहती हैं हिजाब, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो सब हम जानते हैं। पूरी दुनिया एक तरह के चक्र में फंसती हुई हमको नजर आ रही है, जहां जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक के बारे में ऐसी बातें लगातार कर रहा है, ऐसी नीतियां लगातार बना रहा है जो खतरनाक है। अब हिंदुस्तान ने कह तो दिया कि ईरान को कह तो दिया कि आप जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन रोज बरोज जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया में चल रही हैं और ग्लोबल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया में पहुंच रही हैं, उनसे आप कैसे इंकार कर पाओगे। उससे बड़ी बात कि बाकी सब आप छोड़ दीजिए, हालत यह है कि जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं। आपके महाराष्ट्र की ही बात है कि शिवसेना शिंदे के एक विधायक ने कहा कि उनकी जीप काट कर जो लाएगा उसको 11 लाख रुपए देंगे। लगता है उसके मुंह में बोलने के लिए जबान नहीं रह गई है, उसको अब एक अच्छी जबान चाहिए। यहां हालत यह है कि आपके एक मंत्री हैं, वो कहते हैं कि सबसे बड़े आतंकवादी हैं, उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, जिसके जो मुंह में आता है। और ये वो लोग हैं जो सरकार में बेहद महत्वपूर्ण पदों पर हैं, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई कुछ है। आपके यहां लगातार इस तरह की धमकियां मिलती हैं और कल की खबर यह है कि उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए बुल्ढाणा में घंटों बैठना पड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, तब जाकर एफआईआर लिखी गई। कार्रवाई होने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस तरह की चीजें हमारे यहाँ चल रही हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर्स पड़ेंगे। और इंटरनेशनल प्रेशर की दूसरी कहानी आई रूस से, जहां स्पुतनिक ने अडानी को बचाने के लिए एक खबर छापी और उसके बाद अमेरिका ने कहा सब कुछ बंद कर दिया जाए। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं आज, जो मुझे लगा कि राजू पारुलेकर जी के साथ बैठकर अगर डिस्कस किया जाए। खासतौर पे पिछले दिनों उनका एक बहुत अच्छा वीडियो आया था, मैं रिकमेंड करता हूं, सोहित मिश्रा के चैनल पे था, उसको देखना चाहिए, जिसमें वो भारत में मुसलमानों की स्थिति पर बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं। वो वीडियो देखते ही हुए, जब ये वो वीडियो देख ही रहा था जब ये न्यूज ईरान वाली आई, और तभी मुझे ख्याल आया कि राजू भाई से इस पर बात करनी होगी। राजू भाई, सवाल तो मैं पूछता नहीं हूं, पहला मेरा सवाल नहीं होता है, पहला आपका लंबा कमेंट। जो मुद्दे हैं वो मैंने आपके सामने खोल दिए। सर, पहली बात तो यह है कि ईरान जो कह रहा है उसका जवाब राजनीतिक तौर से और डिप्लोमेसी के तौर पे जो हमारे विदेश मंत्री है उन्होंने दे दिया है। वो बात अलग रखते हैं। हमारे अंदरूनी मामला एक है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर के लोग क्या सोचते हैं। तो मैं ना मुसलमान ना होने के बावजूद, हिंदू होने के बावजूद मैं ये कहता हूँ और पूरा दावे के साथ कहता हूँ कि 2014 जब मोदी सरकार आई, तब से दिन ब दिन 19 के बाद दूसरी सरकार आई है और तीसरी अब एनडीए की सरकार आई है 2024 में। आज मुसलमान आज मोदी जी का जन्मदिन भी है। कल 100 दिन परसों पूरे हुए थे नई सरकार के, और आज जन्मदिन भी है उनका। तो आप चाहते हैं कि उनको बधाई दें? बधाई तो दिया ही जा सकता है। खैर, आप चलो अपनी हैप्पी बात बर्थडे कीजिए मोदी जी, जी। हैप्पी बर्थडे ब, मोदी। ब, बस बस, कौन सा वो सुन रहे हैं। हाँ, तो जी। ठीक है, सर सुन भी सकते हैं। जी। पेगासस होगा ना सर? जी। तो बात ये है सर कि मैं आपको बताता हूँ कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इस मामले को बताने के लिए ईरान की कोई ज़रूरत नहीं। हमने बहुत पहले प्रोग्राम किया था और मैं ही नहीं और सोहित ही नहीं, कई लोगों ने किया था। मुसलमान वाक़ई बहुत असुरक्षा महसूस कर रहा है। सर, पहलू खान से लेकर आज तक जितने सारे लिंचिंग हुए हैं, उस दिन जिस ट्रेन के डिब्बे में एक बूढ़े व्यक्ति को जिस तरह से पीटा गया, जिसके पास कुछ था नहीं। एक स्कूल का प्रिंसिपल सोयाबीन लेके आने वाले बच्चे को आप मीट लेके आते हो कहकर वो उसको चिल्लाता है उसके ऊपर धार्मिक रूप से। आप लोग आतंकवादी हो कहता है एक बच्चे को, एक छात्र को, और बाद में दूसरे दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसी हालात में और स्कूल का संचालक, प्रिंसिपल नहीं, संचालक, जो स्कूल का संचालक, मालिक है स्कूल वो का बीजेपी ज्वाइन संचालक, करता है। जी। मालिक। और दूसरी जी। बात, सर मुसलमानों के घर जिस तरह से बुलडोज किए जा रहे हैं अलोकतांत्रिक तरीके से, और उनकी गाड़ियां भी बुलडोज की जा रही है।
और उनकी जान का कोई मोल ही नहीं है सर। किसी भी मुसलमान को आप आतंकवादी कहते हो, किसी भी मुसलमान जो सारी चीजें हुई है। और मोदी शाह निरंतर अपनी भाषणों में, चुनावी भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ, और योगी आदित्यनाथ हो या और भी, यानी अनुराग ठाकुर हो या और भी इनके मंत्री वगैरह, सारे लोग जो हैं, उन्होंने जिस तरह से नफरत और जहर मुसलमानों के खिलाफ फैलाई भाषणों के द्वारा। फिर बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, उनको बाहर आने के बाद जिस तरह से फूलमालाओं से उनकी स्वागत की गई, या फिर मुसलमानों की महिलाओं के प्रति जिस तरह से अत्याचार होने के बाद उनके आरोपियों को हिंदू हो तो जिस तरह से उनके साथ बिहेवियर पुलिस प्रशासन करता है, ये सारी चीजें ये दिखाती है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की सरकार जब तक है, तब तक मुसलमान सुरक्षित नहीं। इससे पहले नहीं था क्या? तो था। इससे पहले सुरक्षित था, भारत में मुसलमान सुरक्षित था। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो बातें हो रही है, बुलडोजर घूम रहा है, आप बीफ के नाम से यहाँ योगी आदित्यनाथ कहते हैं सुदर्शन चक्र लेना पड़ेगा। कहीं क्या क्या बात नहीं की गई है मुसलमानों के खिलाफ। इन लोगों ने क्या बेसलेस और अमानवीय तरीके से बातें की है और कृति भी की है। गोरक्षक दल, हिंदू सकल समाज, हिंदू एकता। सर आपको मालूम है, हम लोगों ने इस पे डिस्कशन किया था, फिर मैंने कई बार किया। विशालगढ़ पे इलीगल जो स्ट्रक्चर था वो गिराने, ज्यादा हिंदू पे लगे मस्जिद वहां की, और उससे 2 किलोमीटर दूर गजापुर गांव में, महाराष्ट्र में, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गांव और मुसलमानों के घर उजाड़ दिए गए। ये सारी बातें सर इसको बात को निर्देशित करती है कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है। और सर ये बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं, कई लोग, लेकिन इससे भी बड़ी आपत्तिजनक बात यह कि जब विपक्ष की बारी आती है तो विपक्ष ये कहता है कि अल्पसंख्यक विरोधी है। हाँ, मैं मानता हूं क्रिश्चियन भी खतरे में है। मणिपुर में आप देख रहे हैं कुकीज क्रिश्चियंस जो है, चर्च गिराए जा रहे हैं। जिस तरह से चर्च क्रिश्चियनों के प्रति हिंसा बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है। तो गोलवलकर ने लिख कर रखा था कि मुसलमान, क्रिश्चियंस, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट थिंकर सब हमारे दुश्मन है। तो वो चल रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक कहकर काम नहीं होगा सर। अल्पसंख्यक तो जैन और पारसी भी है, लेकिन उनके पास बल है, पैसा है, ये कम्युनिटीज पावरफुल है। अडानी खुद जैन है, तो अल्पसंख्यक कोई वर्ड नहीं है सर। इसके लिए मुसलमान ही शब्द है, और क्रिश्चियन ज्यादा से ज्यादा। और आप ये कह सकते हो क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और कुछ हद तक सिखों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सिखों को भी टारगेट बनाया गया, उनको खलिस्तानी कहा गया। तो बात यह है सर कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये कहने के लिए किसी विदेश की जरूरत नहीं। हमारी आत्मपरीक्षण अगर जनता करती है, हमारे इंटेलेक्चुअल्स आत्मपरीक्षण करते हैं, तो हमें ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इस गलती की सुधार करने के लिए सरकार के जो आला लोग हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री, उनका इस्तीफा लेना दूसरे किसी भी देश में हो जाता। तो ये एक चीज है, बाकी कई चीजें हैं जिसके लिए इस्तीफा उनका होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो सामने है, तो हम और आप अलग क्या कहेंगे कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है। इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इस देश में इस मुसलमान नहीं है सुरक्षित। और क्या कहें? ठीक बात है। वही जहां से मैंने बात शुरू की थी कि पूरा विश्व का माहौल ऐसा बनता हुआ धीरे धीरे दिख रहा है कि अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित नहीं है। अगर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का यूज ही करना हो, जहां जो बहुसंख्या में है, इस तरह की हरकतें बगल के बांग्लादेश में दिखती हैं, पाकिस्तान में दिख जाती हैं, अफगानिस्तान में दिख जाती हैं, हिंदुस्तान के अंदर दिखाई दे रही हैं, अमेरिका के अंदर दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में जिस तरह से एंटी पैलेस्टीन मूवमेंट को दबाने की कोशिश की जा रही है, वहां दिखाई दे रहा है। खैर, लौटते हैं हिंदुस्तान के ऊपर ही। राहुल गांधी को लेकर जिस तरह के बयान दिए गए, और एक बयान तो आपके महाराष्ट्र में बुल्ढाना से ही आया, मैंने उसका जिक्र कर दिया है, दोबारा मैं उस पर लंबा नहीं जाऊंगा, सीधे आपका कमेंट चाहता हूं। सर, राहुल जी के बारे में जो बातें हो रही है, वो महाराष्ट्र से जिसने की है उसकी तो कोई औकात ही नहीं है ऐसी बात करने की, राहुल जी जितने बड़े नेता पर। लेकिन हिंसा को बढ़ावा देना भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों के लिए जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी का कद बहुत बढ़ गया है और वो पॉपुलैरिटी में मोदी से आगे है।
तो अब उनको डर लगने लगा, अपना सिंहासन डगमगाने लगा, तो ये न केन प्रकारेण मोदी और शाह बचाने की कोशिश करते। तो राहुल जी के बारे में जो बीजेपी के एक विधायक रहे थे, वो दिल्ली के एक नेता हैं, उन्होंने तो उनको दादी माँ जैसा उनका हालत हो गया, ऐसा भी कहा। तो ये वो लगातार कांग्रेस से विधायक रहे थे। राजू भाई, चूंकि दिल्ली का ही मामला है, वो 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं, शीला हाँ, लेकिन दीक्षित जी अभी के फिलहाल संसदीय सचिव रहे हैं, और जी, अभी 2 साल पहले बीजेपी में आए हैं। और बीजेपी के हो गए हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक लिंचिंग वाला फोर्स तैयार हो, जैसे मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने किया, तो उनका फोर्स तैयार हो और राहुल गांधी के मूवमेंट्स पे बंधन आ जाए। एक तो इनके जान का खतरा पैदा हो, वो तो चाहते ही है, वो महात्मा गांधी को बख्शा नहीं तो राहुल गांधी को क्या बख्शेंगे वो, एक। और क्योंकि मोहब्बत इनको पसंद नहीं है सर, नफरत करने वाला व्यक्ति उनको चाहिए। ये मोहब्बत करने वाला व्यक्ति उनसे, सर आरएसएस का एक प्रॉब्लम है सर, उनको मोहब्बत से डर लगता है, उनको नफरत से प्यार है। कायर तो वो है ही, क्योंकि देखिए जब पुतिन जी के सामने जिस तरह अजीत डोभाल बैठे थे, उससे उनको मालूम है कि पुतिन सीधा मरवा देता है, यहाँ विपक्ष नहीं है, तो वहां गए वो। जैसे ब्रिटिशों के सामने भी ये करते थे, यू आर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट सर, सर आई एम विथ यू सर, वी आर विथ यू सर, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज विथ यू सर, यही करते थे, यही कर रहे थे डोभाल भी उधर पुतिन के सामने। तो उसका फल भी मिला है, शाम को स्पुतनिक ने सोरोस और इनकी नाम लेके अडानी का समर्थन हाँ, किया, जो कि उस पे मैं आ रहा था। असल में हाँ, उसको नहीं, लेकर मैं बहुत लेकिन सारी पहले बात। पहले राहुल जी हाँ, की आप बात अपनी बात कंप्लीट पूरी कर करता लीजिए। हूँ। जी, बिल्कुल, राहुल जी की बिल्कुल। हाँ। बात यह है सर, उनकी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और उनको मूवमेंट्स पे बंधन ला सकते हैं, ताकि लोगों से उनका सीधा संपर्क कम हो जाए, ताकि उनकी मूवमेंट जो है इलेक्शन के लिए तो वो कम हो जाए, एक। दूसरा, उनके खिलाफ लिंचिंग का एक बहुत बड़ा माहौल देश में बनाया जाए उनके खिलाफ। और अगर किसी भी हालत में अगर वो आगे बढ़ ही रहे हैं और मोदी जी का रिप्लेसमेंट कर ही रहे हैं, तो वो उनका दादी माँ बनाने का, उनकी दादी माँ जैसा उनका हालत बनाने का बीजेपी और आरएसएस कल्ट ने मन बना लिया है। तो राहुल जी के जान को खतरा है, इसमें मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है। इसलिए उस दिन मैंने ट्वीट भी लिखा था राहुल जी के लिए कि राहुल जी टेक केयर, वी विल फाइट एंड वी विल विन। तो हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम सबकी जान को खतरा है सर, ये लोगों को प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, गांधीवाद नहीं चाहिए, गोडसे के अनुयायी हैं। ये मैं कहूंगा सर कि पहला आतंकवादी गोडसे था, और ये जो धमकियां दे रहे हैं अभी लोग, वो इस देश के आखिरी आतंकवादियों में से हो, ऐसा मैं चाहूंगा। और बिल्कुल ऐसा सही मैं बात है। ऐसे लोगों को आतंकवादी कहा ही जाना चाहिए जिस तरह की धमकियां दिया जा रहा है। और आश्चर्यजनक यह है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र में तो चलो एफआईआर कैसे कैसे दर्ज हुआ, दिल्ली में मुझे नहीं लगता है कि एफआईआर भी दर्ज हुआ है। तो कांग्रेस के सामने भी सवाल है कि आपके सबसे बड़े नेता पर ऐसी घटिया बातें करने वालों पर आप कुछ खास कर नहीं पाते हो। अच्छा, सर, आपने अजित डोभाल। जी। मणिपुर में जो हो रहा है दंगा, वो कोई भी आप जानिए, आप जब स्टेट के जानकार है, स्टेट समर्थन के सिवाय ऐसे दंगे चलते रह सकते हैं? मुख्यमंत्री तक को नहीं हटाया गया। अब इस पर मतलब यही अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है कि 12 महीने से ज्यादा हो गया लगातार वहां पे सब कुछ चल रहा है और आज तक वहां के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया गया। जब हटाने की बात गई तो उसका इस्तीफा किसी ने छीन लिया और फाड़ दिया और क्या क्या तमाशा हुआ। तो प्रॉब्लम वो सब सर तो कुछ इनको वहां से रिपोर्ट्स तमिलनाडु आई और नहीं है। प्रॉब्लम इनको तमिलनाडु और बंगाल में कोई उफ करता है तब भी होता है। बंगाल में छोट बिल्कुल। घटना घटती है, वो घटना बड़ी थी लेकिन घटना घटती है, तो ये इतने सारी दुनिया जाती है वहां की, बीजेपी के सारे, आरएसएस के सारे लोग जाते हैं और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड आंदोलन भी करवाते हैं। लेकिन मणिपुर में कोई नहीं गया, और वहां जो अभी भी सर रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, रॉकेट थोड़ी किसी इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन के पास होंगे। और अगर हैं तो ये अपने आप में चिंता की बात है। लेकिन मजेदार बात यह है सर कि जो आप बता रहे थे तस्वीर वाला मामला, उसमें जिस तरह से वो एज पे बैठे हुए हैं, कई लोगों ने कहा ये तो सरकारों में होता है, लेकिन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये वीडियो भारत सरकार ने जारी नहीं किया था। जो वो रिपोर्टिंग कर रहे थे उसका वीडियो कोई भारत सरकार ने जारी नहीं किया था, वो रशिया ने जारी करवाया था, स्पुतनिक से आया था। बहुत सीधा मामला है कि रशिया दिखाना चाह रहा था कि देखो कैसे ये हमारे थंब के नीचे हैं, अंगूठे के नीचे हैं। लेकिन अभी जो स्पुतनिक पे खबर आई जिसमें कहा गया कि अदानी के खिलाफ जो अभियान था वो अमेरिका का डीप स्टेट चला रहा था वगैरह वगैरह, अचानक रशिया जो है वो अदानी के साथ कैसे खड़ा हो गया? कोई बड़ी बात समझ में आ रही है इसके पीछे आपको? सर, एक तो है कि आप यहाँ के जो संस्थान संस्थान होते थे बड़े-बड़े, राज्य
वो वायसराय को सलाम करते थे, उनसे खैरियत की भीख माँगते थे। उसके बाद उनको सुरक्षा मिलती थी ब्रिटिश सरकार की तरफ से, वायसराय कहता था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप वो उस टाइम में तैनाती फ़ौज हुआ करती थी, वो रखते थे उनके पास और कोई भी बाहरी दूसरा दुश्मन उनके पास आए तो ब्रिटिश ही वो उनको डिफेंड करते थे, बस वो अंदर का उनकी अय्याशी चलने देते थे बस। तो यही हाल, यही मॉडल फ़ॉलो कर रहा है आरएसएस तब से। तो अभी भी वही मॉडल फ़ॉलो कर रहा है, तो पुतिन अब हमारे सम्राट हैं और जो डोवाल साहब ने किया वो यू आर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट वाली बात थी। तो वो मोदी जी की तरफ से जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रहे हैं और पुतिन की चेहरे पे देखिए आप, तो वो सब पता चल जाता है और उसके बाद स्पुतनिक ने सोरोस का नाम लिया। अब सोरोस का नाम भी मैंने तब सुना जब उन्होंने भाषण किया, लेकिन भक्तों को ये नहीं मालूम कि सोरोस एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर है। यानी आप इज़राइल से दोस्ती करना चाहते हो लेकिन सोरोस के बारे में इतना गलत लिखते हो, तो सोरोस के खिलाफ लिखने का मतलब एंटीसेमिटिज्म है। ये लोगों को नहीं मालूम, इन लोगों को। तो ये जो रशिया के वाया रशिया ये स्पुतनिक में सब छपवा रहे अडानी की बचाव में, एक क्रिमिनल की बचाव में। तो देखिए मोदी मित्र जो हैं, पुतिन हो या नेतन्याहू हो, सब वॉर क्रिमिनल्स है सर। रशिया हमारा दोस्त है सर, पुतिन हमारा दोस्त नहीं है। इज़राइल हमारा दोस्त है, नेतन्याहू हमारा दोस्त नहीं है। और रशिया की जनता का भी पुतिन दोस्त नहीं है और इज़राइल की जनता का भी नेतन्याहू दोस्त नहीं है और भारत की जनता का भी मोदी दोस्त नहीं है। तो इसका मतलब भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बोलना, इसका मतलब भारत के खिलाफ बोलना नहीं है। और नेतन्याहू के खिलाफ बोलने का मतलब इज़राइल के खिलाफ बोलना नहीं है और पुतिन के खिलाफ बोलने का मतलब इज़राइल के खिलाफ बोलना नहीं। लेकिन वैसा उन्होंने करके रखा है। तो अब मोदी को शरण जाना था तो उन्होंने सोचा कि लोकतांत्रिक अमेरिका से ज्यादा रशिया में शरण जाना ज्यादा अच्छा है। कल अगर भागने का वक्त आ गया तो रशिया में पनाह लेना आसान है। और ऊपर से सर ये गिड़गिड़ाने की एक वजह भी है सर। सर तेल का मामला है। सस्ते सस्ते भाव में तेल लेकर मोदी मित्रों ने महंगे भाव में दुनिया भर में तेल बेचा है। उसका भांडा अगर बाहर फोड़ दे पुतिन का प्रशासन, तो मोदी जी के लिए कुछ बचता ही नहीं है फिर। और जो रशिया के लिए यूक्रेन वॉर में अडानी ने बेचा है उनको और अंबानी ने जो खरीदा है, इसकी जो फहरिस्त है, वो लिस्ट है, वो जो जारी करे रशिया, तो मोदी जी को सीधा बीच के रास्ते से रशिया ही निकलना पड़ेगा। तो इसलिए सब है। और आज अमेरिका ने ये कहा है कि रशिया टेलीविजन और ये रशियन मीडिया आप बंद कर दो, क्योंकि वो गोदी मीडिया से अलग नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि गोदी मीडिया से अलग नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये झूठ खबरें फैलाता है और लेकिन सरकार ने ना कह दिया और कहा कि वो चलता रहेगा। वो इसलिए नहीं, ये कोई सोवियत रशिया नहीं है सर, ये कोई आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं है। इन्होंने ना इसलिए कहा कि अब गोदी मीडिया के साथ कोई होना जरूरी है, तो उनको स्पुतनिक और ये मैं आपको याद दिलाऊंगा सर, 2019 के इलेक्शन के बाद इलेक्शन रिग हुआ ऐसी बहुत आरोप लगे। तो हमारे अभी सांसद है तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले साहब, तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे वो तब लिखा था कि ये इलेक्शन रिग कराने में पुतिन का हाथ है। अब वो तो अमेरिका में चलता है, अमेरिका में भी कहा जाता है, लेकिन पुतिन का हाथ है। लेकिन फौरन उसके ऊपर रिएक्शन अगर डिटेल में किसी ने कहां पर आया था, स्पुतनिक में छप के आया। तो जबकि पुतिन का हाथ है भी नहीं कहा था, सॉरी, उन्होंने कहा था विदेश का हाथ है। तो स्पुतनिक ने स्पेसिफिकली इनकार कर दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है। तो अब स्पुतनिक को कैसा पता चला उनका हाथ बोल रहे थे साकेत? तो तब से ये कहानी चल रही है सर। ये कहानी को बहुत सारे वो है कि जूते बेचे गए ये यूक्रेन के खिलाफ, फिर तेल खरीदा गया सस्ते भाव में, लोगों को नहीं मिला भारत के सर। वो तेल मोदी मित्रों ने बाकी दुनिया में महंगे भाव में बेचा और खुद मुनाफा कमाया। फिर इनकी ड्रोन, इनके हथियार, ये सारी बड़ी लिस्ट है सर, रशिया को बेची गई। फिर रशिया में मैन पावर के नाम पर लोगों को, लड़कों को भेजा गया, जैसे कि इजराइल में भेजा गया। उनको बेचारों को मालूम नहीं था कौन सी नौकरी मिलने वाली है, उनको सीधा फौज में भर्ती किया, तो उस बाद में उनका तो पार्थिव ही वापस आया। ये सारे क्राइम है मिलकर किए हुए हैं, तो अब मिलकर ही उसका डिफेंड करेंगे। तो अदानी के सारे जो एक क्रिमिनल सिंडिकेट है सर, ये
और ये विश्वव्यापी होते जा रहा है धीरे धीरे, विश्व का एक हिस्सा। तो एक हिस्सा है नाटो है, यूक्रेन है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो लोकतांत्रिक देश है। इनसे ये लोग मुझे लगता है कि मित्रता नहीं निभा रहे हैं हमारा देश, और ये मेरे लिए बड़े गंभीर इशू है, क्योंकि हमारे कई सामरिक इंटरेस्ट यूएस के साथ, अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी कई बातें जो है वो यूएस से मिलती जुलती है। हमारी बड़ी लोकतंत्र है, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उनका सबसे पुराना लोकतंत्र है। ये सारी चीजें जो हैं वो हमें एक दूसरे का दोस्त, नेचुरल ऑर्गेनिक दोस्त बनाती है। रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन सर रशिया दोस्त है, पुतिन का रशिया दोस्त नहीं है। पुतिन का रशिया सिर्फ पुतिन का और उनके जो पुतिन मित्र है उनका फायदा देखता है। जैसे भारत, जो मोदी का भारत है, वो मोदी मित्रों का फायदा देखता है, भारत का नहीं। वैसे ही ये अब इसमें मॉडल है। अगर देखा जाए राजू भाई, अगर भाई देखा जाए, अगर इंटरनेशनल पॉलिसी देखा जाए, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाया। इस समय दो तरह के वार चल रहे हैं, पैलेस्टाइन का वार है और यूक्रेन का वार है, दो तरह के वार चल रहे हैं। अब पुतिन, चाइना एक साथ और ईरान, ये एक साथ नजर आते हैं, एक दूसरे को हथियार बेच रहे हैं, बाकी सारा कर रहे हैं। इंटरनेशनल जो सैंक्शन लगे हैं उसमें चाइना और रशिया मिलकर ईरान को बाहर निकाल रहे हैं। ईरान अभी आया था कि हथियार बेच रहा है, फिर और सैंक्शन हो रहा है। अब पुतिन के सामने आप जाकर झुक जाते हैं। रशिया स्पुतनिक में अदानी की खबर छापता है। ईरान कहता है कि नहीं, आपके यहाँ मुसलमान जो है मुश्किल में हैं, ईरान से आपके रिश्ते खराब हैं। चाइना से आप रिश्ते ना समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है कि बनाना चाह रहे हैं कि बिगाड़ना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चाइना से रिश्ते दोबारा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, शायद तिब्बत की कीमत पर। इजराइल से आपके, और अब दूसरी तरफ देख लीजिए, इजराइल से आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जिससे पुतिन के रिश्ते खराब हैं, जिससे चाइना के रिश्ते खराब हैं। अमेरिका, आप कभी कहते हैं तू तड़ाक का हमारा रिश्ता है, अभी ट्रंप के जीतने की भी उम्मीदें हैं, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप रेस से बाहर हो गया है। तो आप, ये कोई इंटरनेशनल पॉलिसी आपकी है भी कि नी जर्क रिएक्शन जिसको हम कहते हैं? क्योंकि मैं मतलब अपनी तरफ से अगर कहूं तो रशिया, अमेरिका, सब कोई पवित्र नहीं है, सब अपने अपने तरह से हैं। नाटो का जो पूरा काम है वो भी अपने आप में खतरनाक है, इजराइल में जिस तरह से अमेरिका की भूमिका है वो भी खतरनाक है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसी में आप दोस्त और दुश्मन बनाते हो अपने देश के फायदे के हिसाब से। अब यहां तो इतना गड़बड़ झाला है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाइना से आप दुश्मनी की बात कर रहे हो, पुतिन से जाके झुक जाते हो। ईरान आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, आप कहते हो इजराइल से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, कहते हो अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती है, और जाके रशिया के सामने। तो जो दुनिया दो भागों में बंटती हुई दिख रही है, आप तो कहीं दिख ही नहीं रहे उसमें। सर चाइना ने हमारा लद्दाख में एक दिल्ली जितना क्षेत्र ऑक्यूपाई करके रखा है। हम मित्रता कैसे बिल्कुल। निभा सकते हैं? लिए उनको मित्रता लेकिन चांग उसके नहीं नहीं उसके बावजूद ट्रेड वगैरह के सारे कुछ हो रहे हैं। नहीं सर, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चांगचुंग लिंग अदानी का पार्टनर है सर। हुई चांगचुंग लिंग नाम का रिपोर्टर्स कलेक्टिव का एक रिपोर्ट है, वो डिटेल में आप पढ़िए तो फिर पता चल जाएगा। सर मोदी जी का सारा इंटरेस्ट अडानी जी से जुड़ा हुआ है। वो एक घोंसला ऐसा है जहां पर हाथ लगाने से मोदी तिलमिला जाते हैं। पूरा मोदी अस्तित्व जो है वो उस घोंसले में है। उसमें जितने अंडे हैं वो अपने आप में अंतर्विरोध है। जैसे कि देखिए, आपने कहा इजराइल, इजराइल की में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं सर। सर नेतन्याहू मोदी मित्र हैं, इसलिए मोदी जी को इजराइल से प्यार है, क्योंकि नेतन्याहू बचा रहा है उनको। पुतिन इनको बचाने की संभावना है, इसलिए पुतिन अब से प्यार है यहाँ उनको। यहाँ एक सेकंड रोकता हूं आपको। इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है, वहां तक का सीधा राह खुला था ब्रिक्स वाले सम्मेलन में, जो जी इकलौता बड़ा समझौता हुआ था, और वहां से हाइफा वाले पोर्ट के लिए जो रास्ता खुला था वो अदानी के लिए खुला था। तो इजराइल भी अदानी मुक्त नहीं है। जी, और दूसरी तरफ सर केनिया में बड़े आंदोलन हो रहे हैं और बड़े आरोप हुए कीनिया हैं में, कि बिल्कुल। अडानी की भ्रष्टाचार जी। का बड़ी फहरिस्त फिर बाहर आई है। और केनिया में ऐसी स्थिति है सर, बांग्लादेश जैसी स्थिति होने जा रही है सिर्फ अडानी की वजह से। इतना बड़ा इंटरनेशनल घोटाला मोदी जी से, यानी ऐसा है कि उनका यानी गठबंधन ही है, मोडानी ही है वो मॉडल। सर तो उनको बचाने के लिए मोदी जी को कोई भारत की विदेश नीति नहीं कर रहे हैं सर। मोदी जी भारत की विदेश नीति नहीं सर, ये मोदी, ये जयशंकर, अडानी डोवाल, नीति ये है। लोग अपने आप को बचाने के लिए जब जो मिले कंधा, उस कंधे पे जाकर रोकते हैं सर ये लोग। तो ये नीति भारत के लिए बड़ी खतरनाक है। एक लंबी 25-50 साल की नीति बनानी पड़ती है, वो सब नहीं बना रहे हैं सर ये लोग। तो भारत की जनता को यह सोचना चाहिए कि हम कितने गंभीर संकट में आ गए।
और अंदर अगर कोई इस सारी चीजों पे ध्यान देने लगे तो उसको हिंदू मुस्लिम दिखा देते हैं, जो ईरान ने सही तरीके से कहा। तो ना ईरान हमारा है, ना इजराइल हमारा है, हम ना एंटीसेमिटिज्म के खिलाफ है, क्योंकि सोरोस को दिन रात गालियां देते हैं, वो तो होलोकॉस्ट सर्वाइवर है सर, तो वो भी है नहीं है। सर हम इस्लामोफोबिक भी है, तो ईरान नहीं है तो बाकी मुस्लिम देशों को जाकर गले लगाने का कोई मतलब नहीं, उनको मालूम है कि ये इस्लामोफोबिक लोग हैं। और दूसरी तरफ पुतिन ने जिस तरह से डोवाल साहब से एक्सप्लेनेशन सुना, उससे मालूम है कि ये किसी के नहीं है, बस क्विड प्रो क्यों पे चल रहा है। जब आप एक बार माफी मांगेंगे तो हम एक बार स्पुतनिक में छापेंगे, ये लेवल पे सर। ये विदेश नीति नहीं कहते हैं सर, ये जो दो देखिए कि जो माफियाओं में बीच बीच में जो जैसे डोंगरी तुम्हारा, ये घोड़बंदर हमारा, ये सब चलता है ना, वैसे ये चल रहा है। और वो रोज का रोज बदलता है। किसी ने एक दूसरे को एक आदमी को किसी ने बंधक बना लिया तो पूरी पूरी की पूरी वो बदल जाती है इक्वेशन। और अमेरिका का ऐसा नहीं है। अमेरिका की जो अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देश है, वो आने वाले 25-50 साल का तय करते हैं। अमेरिका बेसिकली, अमेरिका और उनके 5 आईज हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, तो ये लोग लंबे के तय करते हैं। तो उनको ये अब पता चल गया है कि मोदी कोई मित्र नहीं है उनके, और ना ही उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो अपने भ्रष्टता को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो अब मोदी जी का दौरा भी है, वहां पे जा भी रहे हैं, उनका अब विदेश में यूएस में जा रहे हैं। और जो आपने कहा उससे मैं असहमत हूं कि ट्रंप किसी भी हाल में जीतने नहीं जा रहे यूएस में। कमला हैरिस ही प्रेसिडेंट बनेगी आने वाले चुनाव में। भले हमें लगता है क्योंकि ट्विटर पे एलॉन मस्क उनके समर्थन में जुटे हुए हैं, और कोई संपादक और मालिक ही खुद ही लिखने लगे किसी के पक्ष में तो लगने लगता है, लेकिन वो नहीं है। लोगों में ऐसी कोई भावना नहीं है। वो वहां के लोग हमारे जैसे अच्छा भक्त है मागा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो है, रेडनेक उनको कहते हैं, वो सब भक्त है। लेकिन भक्तों के बल पे कोई चुन के नहीं आता, जैसे मोदी जी भी नहीं आते। मोदी जी को चुनने के लिए 3 इलेक्शन कमिश्नर और बाकी सारे डीएम की जरूरत पड़ती है। तो 79 सीट्स उनको ज्यादा मिलते हैं, तब 161 के उनके 240 हो जाते हैं। तो आप समझिए कि सर आप भक्तों के बल पे ट्रंप भी नहीं जीतने वाले, और वहां पर फेयर इलेक्शन होंगे और कमला हैरिस नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो जाएगी। लेकिन मोदी जी का ये जो चंचलता है, क्योंकि अडानी को बचाना है, इसलिए ये भारत की विदेश नीति को ले डूब रही है, और भारत की जनता को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी करते वक्त यही समझना चाहिए कि बाहरी देश जो मुस्लिम देश हैं, वो देश हमें देख रहे हैं। ईरान ने जो बात की, वो कल तुर्कस्तान बोल सकता है, और भी देश बोल सकते हैं। वहां से हमें चलन आता है, यानी वहां से करेंसी आती है, वहां से लोग आते हैं। और आपने कहा हर जगह अल्पसंख्यकों की स्थिति, लेकिन सर हर जगह देश में हिंदू हैं, वो सुरक्षित हैं। बांग्लादेश की बात छोड़िए, बांग्लादेश का वो बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनिस साहब है, नोबेल पारितोषिक विजेता, उन्होंने अच्छी बात कही। ये हमारे यहाँ जो हो रहा है वो राजनीतिक ज्यादा और धार्मिक कम है हिंदुओं के खिलाफ, और मैं इसकी आलोचना करता हूँ। कम से कम वो आलोचना करते हैं, मोदी जी ने आज तक आलोचना भी नहीं की। तो मैं ये मानता हूँ, आलोचना करने का मतलब होता है स्वीकार करना, वो स्वीकार ही नहीं करेंगे कभी। हाँ, तो बात यह है सर कि हिंदू जहां पर हैं अल्पसंख्यक, यूरोप में है, लंदन इंग्लैंड में है, यूएस में है, वो सर यहाँ की जो आतंकवादी नहीं, हिंदू, वैसे तो मिडिल ईस्ट में भी हैं, जो हाँ टिपिकल सर, मुस्लिम कंट्रीज हैं, कतर में है, दुबई में है, सऊदी में है, हर जगह है। सर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, वहां हैं, वहां नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वहां से चलन यानी करेंसी, आरएसएस को फंडिंग करते हैं, बजरंग दल को फंडिंग करते हैं, सारा चीजें करते हैं। यहाँ के हिंदुत्व जो जिसका हिंदुत्व का मतलब ये आतंकी हिंदुत्व जो है आरएसएस का, उसका समर्थन करते हैं। फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं देता वहां, उनके अपने धर्म का पालन करने के लिए और उनके विचार रखने के लिए उनको मोहलत है। तो बाकी देशों की हमारी बराबरी नहीं की जा सकती। सर हम अपने देश में अपने ओपिनियन रखें तो भी सरकार हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो मोदी जी ने 2014 से आज तक अपने देश के लिबरल्स, मुस्लिम्स, जो अल्पसंख्यक है, दलित है, पिछड़े हैं, क्रिश्चियंस है, कुछ हद तक किसान है, ईसाई है, इनके खिलाफ एक तरफा सर जंग छेड़ी है। जो गांधीवादी है सब, उनके खिलाफ एक तरफा जंग छेड़ी है। ऐसी स्थिति बाकी देशों में है नहीं।
तो आज के लिए इतना ही। जनता की बात बार-बार हम करते रहते हैं क्योंकि आप ही असली ताकत हैं, बाकी तो जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। और जिस तरह से एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक व्यक्ति के धंधे को बचाने के लिए आप सोचिए स्विट्ज़रलैंड के कोर्ट से खबर आई, वहाँ के अखबारों में छपा कि इनका जो पैसा इनडायरेक्टली लगा हुआ था, वो 300 मिलियन से ज़्यादा ज़ब्त कर लिया गया। उसके बाद सोरोस का नाम आ गया, अमेरिकन डीप स्टेट का नाम आ गया, सब आ गया। मैं मान लेता हूँ सब सही है। लेकिन कम से कम जांच तो करिए। अगर जांच करेंगे उसके बाद ये रिपोर्ट आए, गलती आए तो हम मान लें। लेकिन यहां तो जांच नहीं करेंगे और सारी हवाई बातें कर लेंगे, आप सारी दुनिया की बातें कर लेंगे, पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर लेंगे। और तस्वीरें जब आएंगी तो आपके जो सबसे मजबूत आदमी माने जाते हैं, जो आपका सारा सिक्योरिटी का मामला संभालते हैं, वो पुतिन के सामने कुर्सी पर बैठे हुए होते तो फिर भी चलो, अटके हुए नजर आते हैं। और वो वीडियो जानबूझकर रशिया क्यों जारी कराता है, ये दिखाने के लिए कि आप कैसे हमारे अंगूठे के नीचे हैं, आप कैसे हमसे दबे हुए हैं, ये शर्मनाक है। हिम्मत ही नहीं है, वरना ये सवाल पूछते कि ये जो हमारी अंदरूनी मीटिंग थी। और डोभाल साहब इस तरह की मीटिंग में दिखाई नहीं देते हैं कभी, क्योंकि वो बेसिकली हमारे स्पाई चीफ रहे हैं। उनका जो काम होता है दैट इज नॉट फॉर कैमरा। उनका काम कैमरे के पीछे का होता है, पर्दे के पीछे का होता है। कैमरे के सामने का काम तो मोदी जी का होता ही है। वो सब हम देखते हैं कि कैसे सामने बैठ के वो एक पेपर निकालते हैं, फिर उससे 2 लाइन 4 लाइन पढ़ते हैं। वो सब तो हम देखते हैं, उसकी हमको आदत हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ का एनएसए, उसका वीडियो जारी हो और वो भी दूसरा देश जारी करे, तो एक बार सोचना चाहिए कि दरअसल हमारी विदेश नीति कहीं जा रही है, या एक आदमी को बचाने के चक्कर में जो कुछ हो रहा है वो हो ही रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू।